ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने हाल ही में अपने एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है, उसको मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक चिलिंग वार्निंग भी दी है कि जो पूरी अमेरिकन आर्मडा है, नेवल आर्मडा है, वो ईरान की ओर बढ़ रही है। और अगर ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस को काबू में नहीं रख पाता है, न्यूक्लियर वेपन्स पे अगर डिस्कशन या डिलिब्रेशंस अमेरिका के साथ नहीं करता है, तो इस केस में अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके जवाब में ईरान के गवर्नर ने भी और मिलिट्री ने भी क्लियरली स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी अटैक होता है, इसको युद्ध मान जाएगा और एज अ डिफेंसिव एक्शन ईरान किसी भी अमेरिकन मिलिट्री बेस को जो कि मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में है उसको टारगेट कर सकता है। इवन जो अमेरिका की नेवी है, यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ और सारी जो शिप्स चल रही हैं, मूव कर रही हैं, उसको भी ईरान लेजिटिमेट तौर पे टारगेट कर सकता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ईरान के पास वाकई एक ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी है जो कि यूएसएस एयरक्राफ्ट जो कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यूएस जो है, यूएस की जो नेवल एसेट्स है, मिलिट्री एसेट है, वो उसको ईरान टारगेट कर सकता है और अगर टारगेट किया तो क्या उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम समझ लें इस बात को, इसकी बैकग्राउंड को, तो हम जानते हैं रीजनल डिटरेंस के लिए अमेरिका ने, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को ईरान की तरफ भेजा है, पैसिफिक ओशन की तरफ से। और यूएस इस एक्शन के थ्रू पावर प्रोजेक्शंस भी करना चाह रहा है मिडिल ईस्ट में, अपनी मिलिट्री डोमिनेंस को कहीं ना कहीं यूएस पोर्ट्रे करना चाह रहा है। इसको डिप्लोमेटिक टूल की तरह भी यूएस यूज कर रहा है ताकि ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और एक बेहतर टर्म्स और कंडीशंस के अंदर न्यूक्लियर डील पे डिस्कशन या बात हो सके। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ईरानियन अनरेस्ट के खिलाफ जो ईरानियन गवर्नमेंट का ब्रूटल क्रैकडाउन था उसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स बताया है। तो और ट्रंप, जैसा कि मैंने बताया, कि मिलिट्री वार्निंग भी ईरान को दे चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यूएसएस अब्राहम लिंकन की, तो एक निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। वेस्टिंग हाउस का जो न्यूक्लियर इंजन है वो इसको पावर करता है। 1989 में इसको कमीशन किया गया था। इसकी टोटल जो लाइफ है, लाइफ बोल सकते हैं 50 इयर्स तक इसकी लाइफ है। तो अभी पूरी तरह से ये कैपेबल है किसी भी तरह के एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने जो उसके जो हम बोल सकते हैं कि मिलिट्री मिशंस होते हैं उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का फ्लैगशिप शिप माना जाता है। अमेरिका के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, टोटल 11 नंबर के हैं और 3 का जो है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन हेड कर रहा है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को अगर हम देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन द वर्ल्ड हम इसको मान सकते हैं। टोटल लेंथ जो है 1000 फीट से भी ज्यादा, करीब 333 मीटर के आसपास है। वजन जो कि शिप का डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है वो करीब करीब 1 लाख टन के आसपास है और शिप मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट के आसपास तक जा सकता है, यानी 50 to 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ओशन में मूव कर सकता है। और इसको फ्लोटिंग सी या फ्लोटिंग फोर्ट्रेस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा है कि 5700 नेवल पर्सनल को एक साथ एकोमोडेट कर सकता है। तो इस वजह से इसकी जो एबिलिटी है वो काफी हाई हो जाती है। बट इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे जो इंपॉर्टेंट और अहम बात है वो है इसका एयर विंग और सेंसर सपोर्ट। इस पूरे एयरक्राफ्ट पे 60 से 75 एयरक्राफ्ट जनरली होते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 90 एयरक्राफ्ट को होल्ड करने की है और इसमें अमेरिका के सबसे मोस्ट और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट यहां पे आपको तैनात दिखेंगे, जैसे कि FA-18 हॉर्नेट हो गया, F-35 लाइटनिंग 2 हो गई। और इसके अलावा सिर्फ अटैक एयरक्राफ्ट के अलावा भी E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ना। वो अब आप पूछो कि E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एयरबॉर्न रडार सिस्टम की तरह यूज करता है और एक बार ये एयरबॉर्न हो गया तो काफी बड़ी रेंज तक ये किसी भी इनकमिंग मिसाइल और एयर थ्रेट को पहले ही भांप लेता है, उसको इंफॉर्मेशन ये शिप पे पहुंचा देगा और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अपना डिफेंसिव में जो डिफेंसिव मनूवर मिसाइल लॉन्च के थ्रू और डिफरेंट वेपन सिस्टम के थ्रू देन उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यह था कि ईरान अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन या उसके अराउंड जो शिप्स हैं उन पे अटैक करता है तो किस तरह के डिफेंसिव सिस्टम ये शिप डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले तो इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सी स्पैरो मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन, इसको इवॉल्विंग सी स्पैरो मिसाइल बोला जाता है, ये इनका मेन डिफेंसिव सिस्टम है। ये वर्टिकली लॉन्च होता है
और एक टाइम पे करीब करीब 50 से 100 डिफरेंट मिसाइल्स और एयरबॉर्न थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा, इसके पास रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल सिस्टम भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात है, जो कि एक साथ मोर देन 30 to 50 लॉन्च कर सकती है। फ्लैंक्स CIWS यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम भी आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर दिखाई देगा। यानी अगर कोई मिसाइल किसी तरीके से आउटर जो ये मिसाइल सिस्टम है, एयरफ्रेम मिसाइल सिस्टम, CS4 मिसाइल सिस्टम है, उसको अगर भेज देती है और वापस अगर और हम बोल सकते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर के और नजदीक अगर आना शुरू कर देती है, उस समय जो क्लोजिंग वेपन सिस्टम हो एक साथ 50 से 60 राउंड कैनन फायर कर सकता है और इनकमिंग थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। प्लस हमने और देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विट्स पूरी तरह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात है, तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी अमेरिका को ये एज प्रोवाइड करता है और ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से काफी ज्यादा एडवांस है। तो इन सारे अगर डिफेंस सिस्टम को देखें तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो यूएस का आर्मडा है ये इजीली इम्पेनिट्रेबल नहीं है, ये इजीली हम बोल सकते हैं कि ईरान इसको अटैक करके डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकता है। नाउ अगर हम बात करें कि ईरान अगर रिस्पॉन्ड करता है यूएस अटैक के रिटेलिएशन में, तो किस तरह की मिलिट्री कैपेबिलिटीज है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो ऑब्वियसली ईरान जो है टॉप 20 मिलिट्री पावर में आता है। इसके बावजूद ईरान के पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है एज फार एज द एयर फोर्स इज कंसर्न्ड। और क्यों एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएस के नेवल एसेट्स को ईरान अगर निशाना बनाता है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ एयर कैपेबिलिटी पे ही डिपेंड होगा। तो लिमिटेड एयरफोर्स तो है ही, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो ईरान ऑपरेट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर जो ईरान ऑपरेट कर रहा है, वो काफी ओल्ड और एजिंग फ्लीट है। फॉर एग्जांपल 1979 रिवॉल्यूशन के पहले जो भी ईरान ने एक्वायर किया था वो सिस्टम अभी भी फंक्शनल है, जो कि यूएस से F4 फैंटम 2 एयरक्राफ्ट, F14 टॉमकैट एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किया गया था। सिमिलरली उसके बाद सोवियत यूनियन और रशिया से MiG-29 फुलक्रम और सुखोई 24 फेंसर, ये 4 मेजर एयरक्राफ्ट जो हैं इसके फ्लीट ईरान ऑपरेट करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि एजिंग फाइटर फ्लीट है वो। और अगर हम नंबर की बात करें तो एज पर रिसेंट एस्टिमेट करीब 250 एयरक्राफ्ट और करीब 150 हेलीकॉप्टर्स ईरान के एयर आर्सनल में और एयरफोर्स आर्सनल में भी इंक्लूडेड हैं। पर ईरान ईरान के पास एडवांटेज है, जहां पे ईरान ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है 1979 रिवॉल्यूशन के बाद, वो है इन डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल सिस्टम और ड्रोन आर्सनल बिल्ड करने में। हम जानते हैं कि ईरान ने ड्रोन आर्सनल का यूज रशिया को एक्सपोर्ट करने और रशिया को सप्लाई करने में किया है, जो कि रशिया यूक्रेन में उसका यूज कर रहा है। शहीद ड्रोन जो है ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन है। तो अगर हम बात करें मिसाइल सिस्टम की, क्योंकि ईरान अगर अटैक करेगा तो मिसाइल का यूज करेगा, तो ईरान के पास काफी डिफरेंट रेंज की मिसाइल हैं। लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल जो ईरान का दावा है उसने बनाया है वो 2000 किलोमीटर तक का रेंज है। इसको की सेजल मिसाइल बोला जाता है। तो सेजल मिसाइल अगर देखें, उसके पहले अगर हम देखें तो इमाद मिसाइल हो गया, सहाब मिसाइल हो गया, कियाम मिसाइल हो गया। तो ऑल जो ये मिसाइल्स हैं ये डेफिनेटली यूएस के मिलिट्री बेसेस पे अटैक कर सकते हैं। मिलिट्री बेसेस यूएस का जो कि सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, और इवन इजराइल के ऊपर ईरान अटैक कर सकता है, क्योंकि जो अगर वॉर होगा उसमें यूएस और इजराइल को ईरान मानता है कि वो दोनों काफी हद तक मिले जुले हैं और दोनों का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा अगर हम USS अब्राहम लिंकन की बात करें तो अगर ईरान उस पर अटैक करता है तो मोस्ट पॉसिबल जो वेपन यूज करेगा वो है रिसेंटली लॉन्च्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल, इसको कि गदर मिसाइल का नाम दिया है और इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। अब किस तरह का वॉरहेड ले जा सकता है, किस तरह की कैपेबिलिटीज है, ये पूरी तरह से डिटेल स्पेसिफिकेशन ईरानी मिलिट्री ने पब्लिश नहीं की है, बट ये एक पोटेंट हम बोल सकते हैं वेपन है ईरान के पास, जिसका कि यूज यूएस नेवल आर्सेनल को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा डेफिनेटली ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, 2000 किलोमीटर है, सेजिल, खैबर, फतह, इसका भी यूज कर सकता है इफ पुश कम्स टू शव। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ईरान इन मिसाइल का यूज भी करता है तो किस हद तक ये इफेक्टिव होगा। तो उसके लिए हमको समझना होगा कि जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो कि हेड की जा रही है यूएस अब्राहम लिंकन के द्वारा, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने में किस हद तक है। तो ये आर्ले बुर्ग डिस्ट्रॉयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यूएस ने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा भी यहाँ पे हमको बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, हम बोल सकते हैं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, सच एज आर्लेबुर्ग डिस्ट्रॉयर भी इनके साथ इंक्लूडेड है। और ये जो डिस्ट्रॉयर हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर को एक हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव और सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करते हैं।
तो जो भी मिसाइल ईरान फायर करेगा, पहले तो बहुत ज्यादा और हाई चांस है कि डिस्ट्रॉयर्स ही उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरा, एयरक्राफ्ट, अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो एजिस कॉम्बैट सिस्टम और डिफेंस सिस्टम का यूज करता है, जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत सारी मिसाइल से एक साथ 60 टू 100 मिसाइल्स और एरियल टारगेट को यूटिलाइज कर सकता है। प्लस SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइल भी बहुत इफेक्टिव वेपन है। लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम बोल सकते हैं इस पूरे आर्माडा के अराउंड हमको देखने को मिलेगा अगर कोई इनकमिंग मिसाइल थ्रेट परसीव किया जाता है तो। और लास्ट में हमने जैसे बताया कि फैलंक्स CWS सिस्टम भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से यूज किया जा सकता है, ताकि जो नियर थ्रेट्स हैं, नियर बाई थ्रेट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या ईरान वाकई में कैरियर को स्ट्राइक कर सकता है? ऑब्वियसली कर तो सकता है और ये थियोरेटिकली पॉसिबल भी है, लेकिन हमें अगर हिस्ट्री को देखें तो समझ में आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी कंट्री का आज तक सिंक नहीं किया जा सका है, कोई भी कैरियर को डिस्ट्रॉय या डैमेज सिग्निफिकेंटली नहीं किया जा सका है। तो प्रैक्टिस में इसको अचीव करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मान सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ईरान के पास है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टारगेट को फॉलो नहीं करता है, वो प्रॉपर ट्रेजेक्टरी में, प्रॉपर पाथ में मूव करता है। और ये जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस का, ये मोबाइल एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी अगर ये अटैक करता है इसके बाद वो उस जगह पे खड़ा नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे घूम जाएगा और चला जाएगा। तो मोबाइल टारगेट को बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू अटैक करना ये बहुत ही इंपॉसिबल टास्क है। तो हम बोल सकते हैं कि एट द एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर ईरान अटैक करता भी है तो काफी कम हो जाएगी। अगर हम बात करें कि ईरान के पास क्या लैकिंग है, क्या ईरान के पास नहीं है जो कि इसके हमला को नाकाम कर देगा, तो ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर को और शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिग्निफिकेंटली डैमेज करने के लिए, वो फिलहाल ईरान के पास नहीं है। क्या टेक्नोलॉजी ईरान के पास होनी चाहिए थी ताकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर को सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सके? तो उसके लिए चाहिए रैपिड रेजिलिएंट किल चेन, रियल टाइम सैटेलाइट सर्वेलेंस, ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पे है उसका पल पल खबर ईरान के पास मिलता जाए। डाटा फ्यूजन, ताकि बहुत सारे सोर्सेस डेटा आ रहे हैं उसको फ्यूज करके कॉम्प्रिहेंसिव थ्रेट एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बिल्ड की जा सके, और उसके बाद उस डेटा के बेसिस पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का यूज करके ऐसी मिसाइल्स को मिनट्स में, यानी कि बहुत ही स्मॉल और शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए ईरान को अगर इफेक्टिवली ये न्यूट्रलाइज करना चाहता है यूएस के थ्रेट को, तो मिसाइल लॉन्च सिस्टम मिनट्स में इस डेटा पे काम करनी चाहिए कमांड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। पर ये सारा जो सिस्टम है वो ईरान के पास नहीं है। रीजन इसका सिंपल ये है कि हम जानते हैं कि आयतुल्लाह खमीनी के आने के बाद ईरान के ऊपर बहुत सारे सीवियर सैंक्शन लगा दिए गए थे यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो इस सैंक्शन वाले इन्वायरमेंट में ईरान के लिए कोई भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर करना, उस टेक्नोलॉजी पे काम करके अपने डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम को बिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। ईरान को सिर्फ जो सपोर्ट मिला है वो हम बोल सकते हैं सपोर्ट काफी कम तरीके से रूस और चाइना से मिला है, पर वो भी इस तरह का सपोर्ट नहीं है कि ईरान जो है एडवांस मिलिट्री सिस्टम और डिफेंस सिस्टम, ऑफेंसिव सिस्टम को बनाया जा सके। तो एट द एंड जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये, ईरान डेफिनेटली अटैक कर सकता है एज अ रिटेलिएटरी मैसेज, बट इस अटैक की जो इंपैक्ट होगी स्पेशली यूएसएस अब्राहम लिंकन और जो नियर बाई शिप्स हैं उस पे काफी मिनिमल और न के बराबर हो सकती है, और उसके बाद जो काउंटर अटैक यूएस का होगा वो ईरान के लिए काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन, share it with aspirants as well as subscribe to channel for more such content. Thank you very much.